नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि वादा किया था आज से 3 दिन पूर्व कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर्स कोर्स के विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसी में लगा था। 2 दिन हो गई मुझे देरी, और उससे ज़्यादा देरी आप लोग कर चुके हैं कि आपने नहीं करा रजिस्ट्रेशन। अगर नहीं करा है तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा चुका है आप सभी के एंट्रेंस के ऊपर। वह क्या है मैं बताऊंगा, और हो सकता है कि आप लोग एंट्रेंस परीक्षा के उस नंबर में शामिल भी ना हो पाएँ। क्वेश्चन मार्क है, वह भी बताऊंगा क्या है। और हॉस्टल्स के विषय में बताऊंगा। एनसी वेब जो गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया है कॉलेजेस का, उसके विषय में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। यदि आप ओपन लर्निंग से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं इसी एंट्रेंस बेस पे, या जो फॉर्म निकला है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका फॉर्म कैसे और कहाँ से भरना है, उसके विषय में आपको पता लगेगा इस वीडियो में। साथ ही साथ जो मास्टर्स कोर्स में, चाहे आपका एमकॉम हो, एमएससी हो या एमए हो, आपका एडमिशन किस बेस पे होगा, एंट्रेंस बेस पे होगा या मेरिट बेस पे होगा, या दोनों में से आप किसका चयन करेंगे, और दोनों में डिफरेंस क्या है एंट्रेंस और मेरिट में, उसके विषय में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ फीस तो आपको पता लगी गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा। उसके अलावा एक चीज़ और, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स शुरू किया है साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी को लेकर, उसके विषय में आपको डिटेल से बताऊंगा। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी आर्ट में, कला में, खासकर म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन कौन से म्यूज़िक के कोर्सेज हैं उनके लिए, क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, और किस बेस पे उनको एडमिशन लेना होगा, यह भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ मास्टर्स में एडमिशन के लिए आपका बीए, बीकॉम और बीएससी में परसेंटेज देखा जाता है। कितना परसेंटेज आपका कम से कम होना चाहिए कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, यह भी इस वीडियो में आपको पता लगेगा। कंप्लीट वीडियो होगा, डिटेल में वीडियो होगा। जैसा कि मैंने पीएचडी या एमफिल के लिए जो वीडियो बनाया था उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर से देखिएगा। फॉर्म कैसे भरा जाता है उसकी कंप्लीट डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है वह नहीं बताऊंगा, लेकिन एमए का फॉर्म किस प्रकार से अलग है रिसर्च के फॉर्म से, क्या नए बदलाव हुए हैं वह ज़रूर बताऊंगा मैं। खासकर सर्टिफिकेट्स के विषय में बताऊंगा, और बहुत सी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगने वाला है आपको तो लाइक शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बिना प्रोस्पेक्टर पढ़े भी आप कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। अपने फ़ोन से भर सकते हैं अपने फॉर्म को, किसी साइबर कैफ़े में जाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपके उस डिवाइस में आपके जो दस्तावेज मैं आपको बताऊंगा वह अगर सेव है स्कैन रूप में, और कुछ दस्तावेज पे आपको अपने सेल्फ अटेस्ट भी करने हैं, वह कौन से दस्तावेज हैं उसके विषय में बताऊंगा। तो इस लंबे वीडियो को, क्योंकि फॉर्म भरना पहला स्टेप होता है किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में एडमिशन का, और अगर वही गलत हो जाएगा पहला स्टेप, तो आप एंट्रेंस में चाहे जितना भी अच्छा नंबर ले लें, उस फॉर्म में जो गलती आपने कर दी है हो सकता है एंट्रेंस का मौका भी ना मिले, और एंट्रेंस होने के बाद कुछ महीने 2 महीने का आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाए। क्योंकि यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ये साफ साफ कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दर्ज करते हैं, यदि उसमें 1% का भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका एडमिशन रद्द हो सकता है। तो वह एडमिशन आपका रद्द ना हो 1 से 2 महीने बाद, उसी सिलसिले में कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट प्रोस्पेक्टर का अध्ययन और वेबसाइट का अध्ययन करने के बाद मैंने आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। साथ ही साथ एक नई चीज़ और बताऊँगा कि अभी तक कितने बच्चों ने कर दिया है रजिस्ट्रेशन। ओवरऑल अभी तक आज शाम 6 बजे का डाटा है, 47,000 बच्चे कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन एमए में, ग्रेजुएशन में नहीं। 47,000 बच्चे कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन में। वीडियो कर चुका हूँ शुरू, किस कैटेगरी में कितने बच्चे एडमिशन किए हैं मैं उसको बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन 47,000 प्लस बच्चे ले चुके हैं रजिस्ट्रेशन दिल्ली विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। अब आते हैं मुख्य चीज़ों पर। पहली चीज़, दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो एमए, एमकॉम और एमएससी के लिए फॉर्म निकाले हैं, जो कोर्सेज हैं उनकी संख्या है 74, यानी कि 74 विषयों में इसमें सब कंबाइन है। एमए है, एमकॉम है, एमएससी है। 74 विषयों की पूरी सूची है, प्रोस्पेक्टर में आपको मिल जाएगी। प्रोस्पेक्टर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 150 पेज का लगभग प्रोस्पेक्टर है, 150 पेज के लगभग है कुछ, उसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर मौका ना मिले तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टर में बहुत सी चीज़ें, क्योंकि अधिकांश नहीं कंप्लीट प्रोस्पेक्टर अंग्रेजी भाषा में है, तो बहुत सी चीज़ें आपको समझने में बहुत तकलीफ हो सकती है, ट्रांसलेशन करेंगे
तो जितना मैं समझ पाया हूँ आपके लिए अधिक से अधिक सरल भाषा में सहजता से ये वीडियो बना रहा हूँ। 74 कोर्सेज में MA MCOM MSc के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, जो भी ऐसे विद्यार्थी जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं इस बार। वो दोनों में से किसी एक का भी चयन कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए, या फिर दोनों का चयन कर सकते हैं। लेकिन दोनों से अच्छा है कि आप किसी एक का चयन करेंगे। एक का चयन करेंगे तो आपकी ज़्यादा संभावनाएं हैं आपका एडमिशन अच्छे से हो जाए। एंट्रेंस पे एडमिशन लीजिए या आप मेरिट पे एंट्रेंस लीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों का ऑप्शन है, लेकिन दोनों के ऑप्शन में ये विभाग तय करेगा कि आपको एडमिशन किस बेस पे दिया जाए। इस बात का खतरा मत उठाइए। जो भी आपको आपका पक्ष अच्छा लगता है उसी पक्ष को लेकर अपना फॉर्म भरिए, एंट्रेंस बेस पे या मेरिट बेस पे। यही बात MA MCOM MSc के सभी कोर्सेज में अप्लाई होती है कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तीनों ऑप्शन दिए हैं, एंट्रेंस का भी, मेरिट का भी और बोथ का भी। लेकिन एंट्रेंस का क्राइटेरिया क्या है और मेरिट का क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, वह मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना कितना प्रतिशत या क्या क्या परसेंटेज और कोटा कैसे लागू होगा इन मेरिट और एंट्रेंस में, वह भी आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। पहली चीज़, म्यूज़िक के लिए बता दूं कौन कौन से म्यूज़िक को शामिल किया गया है, यानी कि वाद्य यंत्रों में जो अपना वाद्य होते हैं, तबला ढोलक, उसको लेकर उनके नाम सुन लीजिए। वायलिन है, इंस्ट्रूमेंट है, सितार है, गिटार है। वायलिन जो मोहब्बतें मूवी में जनाब शाहरुख खान जी बजाते हैं वो वाला वायलिन है, सितार है, गिटार है और तबला है, पखावज है और संतूर है। तबला, पखावज, संतूर किसके अंदर कितना प्रतिशत मांगा है? कुछ म्यूज़िक कोर्सेज में आपका BA में 40% भी मांगा है, कुछ कोर्सेज में 50% भी मांगा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रोस्पेक्टर के अंतिम, जी हाँ, प्रोस्पेक्टर के अंतिम 40 पेज का अध्ययन ज़रूर कीजिएगा। जिसका जो कोर्स है, 40 के 40 पेज नहीं पढ़ने हैं आपको, जिस पेज में आपको आपका कोर्स और परसेंटेज दिखे वह ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने फॉर्म भरा है तबला के लिए तो वो क्राइटेरिया आपका पखावज या सितार में इंक्लूड नहीं होगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। यदि समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ इसी म्यूज़िक के बारे में, मेरिट और एंट्रेंस दोनों पे है। मेरिट का क्राइटेरिया अलग है, उसकी सीटें अलग हैं, और एंट्रेंस पे जिनका सिलेक्शन होगा उनकी सीटें अलग हैं। फॉर द एग्जाम्पल, यदि 100 सीटें निकली हैं तो मान लीजिए 50 एंट्रेंस पे है, 50 मेरिट पे है। यदि आपने एंट्रेंस बेस पे, ये मैं सभी कोर्सेज के लिए बता रहा हूँ, बात कॉमन बात है, यदि आपने एंट्रेंस का ऑप्शन चूज़ करा है फॉर्म भरते वक्त तो आपका एडमिशन एंट्रेंस की कैटेगरी में ही होगा जितनी सीटें होंगी। आपका एडमिशन मेरिट में जंप करके नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने यदि 80% अंक प्राप्त कर लिए हैं एंट्रेंस में तो आपका एडमिशन मेरिट पे हो जाए, आपको इसका प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस और मेरिट बनती कैसे है वह भी आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए। मैं चौथी बार बोल चुका हूँ, बिना स्किप करे हुए देखिएगा। अगली चीज़, हॉस्टल्स के बारे में जो मैंने आपको प्रोस्पेक्टर का लिंक दिया है उसके सबसे अंतिम पेज पे जरूर जाइएगा। उसमें पूरे हॉस्टल की सूची है, किस हॉस्टल में बॉयज़ के लिए कितनी सीटें हैं, किस हॉस्टल में गर्ल्स के लिए कितनी सीटें हैं, पूरी लिस्ट उसमें दी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वर्तमान में मान्यता प्राप्त 18 हॉस्टलों की सूची है। उसके अंतर्गत 9 बॉयज़ के लिए हैं, 7 गर्ल्स के लिए हैं, 2 हॉस्टल पे कॉवे बहुत है, यानी कि दोनों के लिए हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि एंट्रेंस और मेरिट बेस का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, कैसे समझेंगे। पहली चीज़, जब आप एंट्रेंस देते हैं, एंट्रेंस देने के लिए आपका एक ग्रेजुएशन में कम से कम अंक होना चाहिए, तभी आप एंट्रेंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और एंट्रेंस में 50% सीटें नियुक्त करी गई हैं और मेरिट में भी 50%। एंट्रेंस परीक्षा में यदि 100 में से 60 नंबर आपके आए हैं, किसी विद्यार्थी के 70 नंबर आए हैं, किसी के 50 आए हैं, किसी के 45 आए हैं। चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपके 45, 50, 60 और 80% नंबर आए हैं एंट्रेंस बेस पे तो उसका एक कट ऑफ निकलता है। जी हाँ, एंट्रेंस बेस पे एक कट ऑफ निकलता है, एवरेज ओवरऑल। यदि आप मेरिट बेस पे भर रहे हैं, जो आपका ग्रेजुएशन में नंबर है, अंक आया है, चाहे CGP मोड से आपने पढ़ा हो या एनुअल मोड से पढ़ा हो, उसके आधार पर एक फाइनल कट ऑफ तैयार होती है जिसको मेरिट बोलते हैं।
यानी कि एवरेज यदि 60 से ऊपर बच्चों ने एप्लीकेशन ज़्यादा दिया है या 80 से ऊपर ज़्यादा बच्चों का दिया है तो उसका एवरेज निकाला जाएगा, यानी कि 60 से 80 के बीच के। अगर किसी ने 40% के किसी विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है, जैसे ग्रेजुएशन में 40% आया है और किसी ने 80% भरा है, तो जो मेरिट आएगा वो 40 से लेकर 80 के बीच का आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, आप जब फॉर्म भरेंगे आपके पास फिर से वही तीनों ऑप्शन होंगे, एंट्रेंस का भी, मेरिट का भी और दोनों का भी। लेकिन चयन किसी एक का करेंगे तो मैं उसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ निजी रूप से। अगली चीज़ मैं आपको बता दूँ NC वेब के विषय में, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड इसका फुल नेम है। जो ऐसी मेरी बहनें, ऐसी मेरी महिलाएँ जो शादीशुदा हैं, जॉब में हैं, पारिवारिक समस्या है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हैं एक तरह से रेगुलर मोड पे, तो उनके लिए ही ये ऑप्शन है। NC वेब ओनली फॉर लेडीज़, गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपका 80% अंक है किसी कॉलेज के लिए आपने, और हाँ एक चीज़ और मैं ज़्यादा बताना भूल गया, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएंगे, कॉलेजेस के नाम आएंगे, कई सारे कॉलेजेस के, जो 74 कॉलेज कोर्सेज के लिए मैंने आपको बताया था, उसी में किस कॉलेज में कौन सा कोर्स है उसका कॉलेज का नाम भी आएगा। उसी के अंदर 2 ऑप्शन आपको और नए मिलेंगे, NC वेब और SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये इस बार शामिल किए गए हैं। यदि आप कॉलेज के साथ साथ इन 2 ऑप्शन का भी चयन करते हैं और आपकी परसेंटेज 80% है, आपने भरा है क्रोडीमल रामजस हिंदू स्टीफन कॉलेज के लिए, यदि उसका कट ऑफ 81, 82, 83, 85 जाता है, आपका है 80% नहीं हो पाया एडमिशन, तो उन कंडीशन पे यदि आपने NC वेब का और SOL का ऑप्शन भरा है तो आपको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपने केवल रेगुलर मोड के कॉलेज का ही ऑप्शन फिल किया है और NC वेब का और SOL का ऑप्शन फिल नहीं किया है, तो आप उस एडमिशन की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आप यूनिवर्सिटी पे ये क्लेम नहीं कर सकते हैं यदि रेगुलर में एडमिशन नहीं दिया सर आपने, या हमारी प्रतिशत कम रहेगी तो हमको ओपन लर्निंग में या NC वेब में एडमिशन दी। इस बात का क्लेम आप तभी कर सकते हैं जब आप फॉर्म भरते वक्त इस ऑप्शन का चयन करेंगे। इस बात का रखिएगा ध्यान। पहले मैं आपको बता दूं NC वेब में किस किस विषय में आप मास्टर्स कर सकते हैं। बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है। बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री है, पर्शियन है, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, संस्कृत है और पंजाबी है। MSc है और मैथमेटिक्स है और एक लैंग्वेज उर्दू भी है। यानी कि लैंग्वेजेस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट में और आर्ट्स के भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं NC वेब में। NC वेब ओनली फॉर गर्ल्स या महिलाओं के लिए है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और कोई समस्याएं हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब मुझे टैली करने में 2 से 3 दिन लगे हैं प्रोस्पेक्टर के, तो मैं दरख्वास्त करता हूं वीडियो देखने के बाद तुरंत फॉर्म मत भर दीजिएगा। अभी लगभग आपके पास 4 जुलाई तक का समय है, 10 दिन है आपके पास। वीडियो को बारीकी से देखिएगा, उसके बाद प्रोस्पेक्टर को समझिएगा, दोनों को तुलना करिएगा, कौन सी जानकारी उसमें समझ में नहीं आई है तो वीडियो में देखिएगा, वीडियो में समझ में नहीं आई है क्योंकि मैं इतनी शॉर्ट बता रहा हूँ वीडियो में, उसको प्रोस्पेक्टर में आप चेक जरूर कीजिएगा। अगली चीज़ SOL के विषय में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के विषय में जब बात करते हैं, इसमें आप 5-6 विषयों में MA कर सकते हैं। कौन से 5-6 विषय हैं? और ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के MA में एडमिशन के लिए एज का कोई भी बैरियर नहीं है, ना ही लैंग्वेज का बैरियर है। आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी भाषा के हों, आप आवेदन कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप मेल हों, फीमेल हों या थर्ड जेंडर हों, अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जेंडर, लैंग्वेज एंड एज का बैरियर नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तीनों क्राइटेरिया के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे थे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हिंदी है पहला कोर्स इसमें MA करने के लिए, हिस्ट्री है, राजनीतिक विज्ञान है, संस्कृत है और MCOM है। हिंदी है, हिस्ट्री है, राजनीतिक विज्ञान है और संस्कृत है और साथ ही साथ MCOM है। इन 5 विषयों में आप MA और MCOM के लिए अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए SOL में। अगली चीज़ यानी कि फ़ीस के विषय में, आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म की क्या बारीकियां हैं, वह मैंने आपको समझा दी हैं जो नया आया है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं फॉर्म के विषय में, वह सारी वही चीज़ें हैं जो रिसर्च
स्तर के बच्चों को फॉर्म में भरना है वही प्रपोजल का ऑप्शन छोड़ के, क्योंकि एमए के बच्चों को किसी प्रकार का रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस नहीं देना होता है। बाकी फॉर्म को कैसे भरना है, एड्रेस के लिए, फ़ोटो के लिए, साइन के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए और कट ऑफ के लिए और फीस के लिए, वह क्या चीज़ है, इसीलिए मैंने उस रिसर्च वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि फॉर्म की नाम से लेके एड्रेस तक, जेंडर से लेके मदर्स के नेम तक में, और यदि कोई स्पेलिंग का मिस्टेक है उसके विषय में कानूनी प्रावधान तक मैंने आपको बताए हैं उस वीडियो में। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट फॉर्म को नहीं बताया क्योंकि यह मास्टर्स का फॉर्म है। इस मास्टर्स के फॉर्म में क्या नयापन आया है जो पहले नहीं था वह बताया मैंने आपको, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिसर्च और यूजी के फॉर्म में नहीं है, एमए के फॉर्म में है, वह मैंने आपको बताया। इसीलिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको दिया गया है। अब बात कर लेता हूँ एक नए कोर्स की और अंतिम फीस की। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, डिप्लोमा का है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ का। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है और साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी ही इसको कर सकता है ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आप साइंस स्ट्रीम के तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का, लॉ का, साइंस एंड फिक्शन का इसमें ज़्यादा यूज़ होगा, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ होगा, और जो इसकी थ्योरी है वह ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल बेस पे होगी। इसीलिए आर्ट्स के विद्यार्थी को हो सकता है समझ में कम आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम हैं। एडमिशन भी हो जाएगा, आप एंट्रेंस भी निकाल लेंगे, लेकिन एज अ फ्यूचर आप सीखना चाहें तो ज़रूर भरिएगा, और नहीं तो ज़्यादा बेनिफिट जैसे मैं बताया कि साइंस के बच्चों के ज़्यादा है। और इसकी फ़ीस मैं बता देता हूँ, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि कोर्स पहली बार हो रहा है और काफ़ी हाई लेवल का कोर्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने भी इस कोर्स की फ़ीस जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस जो रखी गई है वह है 1500 रुपये। जी हाँ, सॉरी, जो भी एससी, ओबीसी और जनरल उनके लिए फ़ीस रखी गई है 2000 रुपये। जी हाँ, 1500 नहीं है, 2000 है। 2000 रुपये की फ़ीस रखी गई है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए जो लोग मास्टर्स के स्तर पे इसको करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर्स के स्तर पे जो लोग इसको करना चाहते हैं उनकी ये फ़ीस है 2000, ठीक है। और जो लोग एससी हैं, ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ईडब्ल्यूएस है, उनकी फ़ीस है मात्र 300 रुपये। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ कोर्सेज में क्या कहते हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए कुछ जगह पे 750 भी है, इसीलिए फ़ीस का क्राइटेरिया क्या है उसके लिए प्रोस्पेक्टस ज़रूर देखिए, क्योंकि फ़ीस लेते वक्त आप किस कोटे में आते हैं वह दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है। बहुत लंबी जानकारियाँ थी उसमें, ईडब्ल्यूएस कोटा, पीडब्ल्यूडी कोटा, गर्ल्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए कोटा, एनसीसी कोटा, एनएसएस कोटा, ये इतने कोटे हैं। सबके विषय में यदि बताने लगूँ तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रोस्पेक्टर पे ही जाना पड़ेगा इसके लिए कि गर्ल्स पे कितना छूट मिल रहा है फ़ीस में और एडमिशन में, और पीडब्ल्यू पे कितना छूट मिल रहा है, एससी को कितना है, ओबीसी को कितना है, ईडब्ल्यूएस को कितना है, एनसीसी, एनएसएस और ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो लोग डिबेट, पोइट्री, भाषण ये सब करते हैं उसका, और स्पोर्ट्स कोटा। और एक चीज़ मैं और बता दूँ सर नहीं बताई, जो लोग भी स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, उन सभी बच्चों को अपने बेहतर से बेहतरीन सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे अपने फॉर्म भरते वक्त। इस बात का रखिएगा ध्यान, क्योंकि लॉकडाउन नहीं, पैंडमिक है, जो महामारी चल रही है उस वजह से हो सकता है अधिकांश नहीं लगभग आपके ट्रायल ना हो सकें इस बार। जब ट्रायल नहीं होंगे तो एडमिशन कैसे होगा, उसी का एक जुगाड़ निकाला है दिल्ली विश्वविद्यालय ने कि आपके सर्टिफिकेट के मेरिट बनेगी या कट ऑफ निकलेगा, जो भी है वह आपको जानकारी आपके दिए गए फ़ोन नंबर और ईमेल पर मिल जाएगी। जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप फॉर्म में दर्ज करेंगे उस पर आपको प्राप्त हो जाएगी, और हेल्पलाइन नंबर प्रोस्पेक्टर में दिया हुआ है, स्टार्टिंग के 7 से 10 पेजों में, वहाँ संपर्क करिएगा। आपके सर्टिफिकेट के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा, इस बार रखिएगा ध्यान। कोई ट्रायल नहीं होगा स्पोर्ट्स कैटेगरी में, चाहे स्पोर्ट्स कैटेगरी हो, एनएसएस हो या एनसीसी हो
ईसीई कैटेगरी हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जिसमें डिबेट, पोइट्री, भाषण, कविता ये सब आते हैं, पेंटिंग्स, इन सभी के ट्रायल नहीं होंगे इस बार। क्लियर हो गया है, चाहे आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भरें, चाहे मास्टर्स का फॉर्म भरें, चाहे रिसर्च का फॉर्म भरें, इस बार ट्रायल नहीं हो सकता है, ऐसा साफ साफ कहा है, लिखा भी गया है प्रोस्पेक्टर में। इसीलिए आपको अपने बेहतर से बेहतरीन सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। और जो आप कैटेगरी से आते हैं, जिस भी कोटे या कैटेगरी से आते हैं, उन सभी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, अपने साइन के साथ आपको हस्ताक्षर करते हुए उनको अपलोड करना है। और जो अपनी फॉर्म में फ़ोटो आप लगाएंगे उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मैंडेटरी है। फ़ोटो कलर होना चाहिए, मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ये बहुत बारीकियां हैं, यदि आप इसको फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका हो सकता है एंट्रेंस या मेरिट के लिए एडमिट कार्ड ही ना आए, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। आपके पास एक मेल आएगा, आप जब पता करेंगे या फ़ोन करेंगे कि आपने फॉर्म में ये गलतियां करी हैं, इसलिए आप हो गए हैं डिस्क्वालीफाई। इसीलिए हाथ जोड़ रहा हूँ, फॉर्म को बारीकी से ध्यान से भरिएगा। जहाँ भी कन्फ्यूज़न लगे दिल्ली हेल्पलाइन पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, नंबर ना लगे तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म को बहुत बारीकियों से भरिएगा, बहुत उलझा हुआ फॉर्म है, रिसर्च से ज़्यादा मास्टर्स का उलझा हुआ फॉर्म है, और मास्टर्स से भी भयंकर फॉर्म इस बार ग्रेजुएशन का आया है। इसीलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा उलझा हुआ है पूरे भारत में, इसलिए कई चरणों में मैंने वीडियो को बनाया है। पहला वीडियो मैंने रिसर्च के लिए बनाया था, ये मेरा मास्टर्स के लिए है। अगला वीडियो कल ही मिलेगा, आज नहीं मिल पाएगा आपको, ग्रेजुएशन के स्तर के लिए। फॉर्म को बेशक आप 4 जुलाई की लास्ट डेट है, आप 1 जुलाई को भर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि फॉर्म आपका सही भी है ना, अगर सही है फॉर्म आपका, सारी कंडीशन आपने फुलफ़िल की है, तो आपका एडमिट कार्ड ज़रूर आएगा, आपका एंट्रेंस ज़रूर होगा। लेकिन आप अगर जल्दबाजी में फॉर्म भरेंगे, उतावलेपन में फॉर्म भरेंगे, और यह मत सोचिए कि अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा आपको। इस बार कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं आने वाला है। अभी तक जो मेरे को सूत्रों से जानकारी मिली है, कोई भी करेक्शन का ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं देने वाली है। इसीलिए फ़ीस पेमेंट करने से पहले एक एडिट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। उस एडिट के ऑप्शन में ही आपने जल्दबाजी में यदि फॉर्म भरा है और फीस पेमेंट नहीं की है, यदि आपने अगर फ़ीस पेमेंट कर चुके हैं तो आप फॉर्म में एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस पेमेंट नहीं करी है, हो सकता है आपने मेरा वीडियो देखने के बाद फॉर्म अप्लाई कर दिया हो लेकिन फ़ीस पेमेंट नहीं करी है, आपको आज रात में या कल सुबह ये ध्यान आता है कि मेरी फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत फिल हो गई है या कुछ इन्फॉर्मेशन मैं फिल नहीं कर पाया है, उसको आप अभी भी भर सकते हैं यदि आपने फ़ीस पेमेंट नहीं करी है उस एडिट के ऑप्शन पे जाके। क्योंकि फ़ीस सबमिट करने से पूर्व, कंप्लीट सबमिट करने से पूर्व आपके पास पेमेंट का, एडिट का और होम, ये 3 ऑप्शन होते हैं। तो पेमेंट और होम के बीच में एडिट के ऑप्शन पे जाके आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। लेकिन 4 जुलाई के बाद जितनी मेरी जानकारी है और अब तक की जानकारी है, कोई एडिट का ऑप्शन इस बार नहीं आने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 से 2 मिनट और लूँगा आपके, क्योंकि अगर मैं यहाँ समय नहीं दूंगा आपको तो फॉर्म को आप बहुत गलतियों के साथ फिल करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कुछ लिंक दिए हैं, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं एमए का, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें 1 से 2 साल अधिकांश बच्चों के होते हैं खराब, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय में 7 से 8 लाख बच्चे प्रतिवर्ष ग्रेजुएशन पास करते हैं, उन 7 से 8 लाख बच्चों का एमए में एडमिशन हो जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए इन बारीकियों को मैं बताऊंगा आपको ग्रेजुएशन वाले वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 47,000 प्लस एप्लीकेशन रजिस्टर हो चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में उन 74 कोर्सेज़ के लिए, जिसमें एमए, एमकॉम, एमएससी आता है। आप 1 लाख वाली लिस्ट में आते हैं या 10 लाख वाली लिस्ट में आते हैं, ये आपको तय करना है, क्योंकि सीटें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए के स्तर पे लाख भी नहीं है, कुछ हज़ारों सीटें हैं। अगर मान लीजिए 74 कोर्सेज़ में, हर कोर्सेज़ में 100 बच्चों का एडमिशन मिलता है, मैं 100 बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, अगर 100 बच्चों को भी एडमिशन मिलता है उन 74 कोर्सेज़ में, तो देख लीजिए आपके पास 7,400 सीटें हैं केवल।
अगर मैं ये मान लूँ कि हर कोर्सेज में 1000 तो नहीं कह सकता, हर कोर्सेज में यदि 200 बच्चों का एडमिशन मिलता है तो आपके पास 14,800 सीटें हैं। लेकिन फॉर्म रजिस्टर हो चुका है, आज है 5वां दिन रजिस्ट्रेशन का, 47,000। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 6 बजे तक के डाटा की, लेकिन अभी बज रहे हैं लगभग 8, 2 घंटे में 3,000 एप्लीकेशन आ चुका होगा, आंकड़ा हो गया है 50,000 और दिल्ली में कोरोना के केस हो गए हैं 65,000। तो दोनों ही आंकड़े को समझिए, दोनों ही आंकड़े बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। कोरोना में जो अपने आप को सुरक्षित और सेफ रखेगा वही जीवन को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएगा और जीवन से सबक भी ले पाएगा। वही कंडीशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन के लिए है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है बेहतर से बेहतरीन यूनिवर्सिटी में बेहतर से या सर्वोत्तम से सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसरों से अध्ययन लेने का। तो उसी का मौका मिल रहा है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो फॉर्म को भरें बारीकी से, प्रोस्पेक्टर को पढ़ें, वीडियो को कई बार देखें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। प्रोस्पेक्टर में बहुत से फ़ोन नंबर, बहुत सी ईमेल आईडी दिए, हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। सभी जगहों से सभी जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म को फिल करें। 1 से 2 दिन लेट भी फॉर्म जमा करेंगे, लेकिन 4 जुलाई से पहले कर दें। 4 जुलाई शाम 5 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन है। 4 जुलाई शाम 5 बजे तक ही कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और 4 जुलाई रात्रि 12 बजे तक, 12 बजने से 1 मिनट पूर्व 11:55 PM तक कर सकते हैं फीस पेमेंट। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने घोषित कर दिया है, जो कल उसने एक वेबिनार लिया था एडमिशन प्रोसेस को लेकर, कि 25 अगस्त तक सारी एडमिशन प्रक्रियाएं हमको कंप्लीट कर लेनी है एडमिशन लेने तक। यानी कि 4 जुलाई, ये जो 20 जून से फॉर्म निकला है, 20 जून से लेकर 25 अगस्त, इस 2 महीने 2 दिन के समय में, लगभग 65 दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन सबका कंप्लीट करना है, उसको चेक करना है, मेरिट और कट ऑफ की सूचियां बनानी है, एडमिट कार्ड निकालना है, एंट्रेंस कहाँ होगा वह लैब तैयार करनी है, रिज़ल्ट कब आएगा, किस प्रकार से आएगा, उसके बाद इंटरव्यू अगर होंगे और ट्रायल होंगे तो कैसे होंगे, और कॉलेज में जब आप जाएंगे एडमिशन के लिए उसकी मेरिट निकलती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। यह सभी 9 की 9 प्रक्रियाएं दिल्ली यूनिवर्सिटी को 65 दिनों में करनी है कंप्लीट, क्योंकि 1 सितंबर से करना है सत्र को स्टार्ट नए बच्चों के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। पुराने बच्चों के लिए सत्र हो सकता है 8 अगस्त, 21 अगस्त या 27 अगस्त से चालू हो जाएगा। तो इस आधे घंटे की वीडियो को आपने देखा, कितना मैं समझा पाया, कितना आपको दे पाया, और कुछ सवाल जवाब हो तो ज़रूर पूछिएगा। इस उलझे हुए वीडियो को मैं, इस उलझे हुए विषय को मास्टर्स के मैंने सुलझाने का बहुत प्रयास किया जितना मैं कर सकता था। उसके बावजूद मैं सभी चीज़ों को आपको समझा पाया होऊंगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कोई समस्या, उलझन हो, अस्पष्टता हो, कोई क्लियरेंस हो, कोई क्वेरीज हो, ज़रूर पूछिएगा मुझसे। वीडियो को करिएगा शेयर यदि आपको लगता है ये वीडियो जानकारीप्रद है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि भारत के हर गांव कस्बे में इंटरनेट हो, साइबर कैफ़े हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में जानते हो। अपने दोस्तों से गाँव में जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको पर्सनल नंबर दे दूँगा, ईमेल आईडी दे दूँगा, क्वेरीज कर लूँगा, क्योंकि लगभग 5 वर्षों का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है मेरे पास पढ़ने का, 2 वर्ष का पढ़ाने का, वहाँ रहने का, दिल्ली का ही हूँ। तो कोई जानकारी हो पूछिएगा। जेएनयू का अनुभव कम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा है। वीडियो करता हूँ समाप्त। नमस्कार, जय हिंद।